चैप्टर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें देखिए लिखा है व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, कब आप एक इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करा सकते हैं। When through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing not being the article of association of a company to which Companies Act 1956 applies, does not express their real intention. कोई भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाया है दो पार्टीज ने मिलके और मिस्टेक या फ्रॉड के कारण उस इंस्ट्रूमेंट में जो रियल इंटेंशन था वो अपीयर नहीं हो रहा है, बात करना कुछ और चाह रहे थे, लिखा या तो फ्रॉड के थ्रू कि जैसे मान लीजिए मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था इन राइटिंग कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे फीस देंगे। अब बात तो हुई थी कि 60,000 होगी फीस कोर्स की, लेकिन मैंने फ्रॉड करके उसमें 80,000 लिख लिया है और वो डॉक्यूमेंट आपसे एग्जीक्यूट करा लिया है बाय फ्रॉड, या फिर दोनों पार्टी के पार्ट पे मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसे केस में अब जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इंस्ट्रूमेंट में तो गलत लिखा है और बात तो 60 की हुई थी, लिख तो 80 दिया है, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि बात 60 की हुई थी। आप सिर्फ ये मांगने अभी एनफोर्समेंट नहीं मांग रहे कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें 26 में देखना तीन चीजें कि भाई मान लीजिए ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें चीज जो लिखी है उससे रियल इंटेंशन पार्टीज का अपीयर नहीं हुआ, रियल इंटेंशन था 60,000 में करने का, बट मैंने बाय फ्रॉड आपसे 80,000 लिखवा के साइन करवा लिया है। ऐसे केस में दो तीन चीजें हैं, एक तो ये कि अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि यार ये इंस्ट्रूमेंट में तो सर ने लिखवा लिया है 80,000 और बात तो हुई थी 60 की, आप सीधे एज अ प्लेंटिफ कोर्ट जा सकते हैं एक सूट फाइल करने रेक्टिफिकेशन का। आप सीधे ये सूट फाइल कर सकते हैं कि जो हमारा रियल इंटेंशन था वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से अपीयर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं एक सूट फाइल करने अंडर सेक्शन 26। आप सीधे एक सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये चीज हमने सेक्शन 18 में ऑलरेडी पढ़ी है, जो सेक्शन 18 हमने अभी पढ़ा है अपने सेशन में, उसमें हमने ये देखा था कि जब एक प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट की और डिफेंडेंट उसमें कोई वेरिएशन सेटअप करना चाहता है या करता है, प्रूफ कर देता है, तो वो वेरिएशन वो रेक्टिफिकेशन होगा और फिर वो वेरिएशन के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई बात हुई थी 60,000 की, लिखा गया है 80,000। अब मान लीजिए अगर मैं इंस्ट्रूमेंट भी मैंने बनवाया बाय फ्रॉड और मैं जाता हूं कोर्ट के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने कि साहब वो तो मैं तो पढ़ाने को तैयार हूं, आप इनको बोलो पढ़े और मेरे पैसे देंगे। मैं जा रहा हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने कोर्ट के पास, मैं प्लेंटिफ हूं इस केस में, आप डिफेंडेंट हैं। ऐसे में भी आप रेक्टिफिकेशन प्लीड कर सकते हैं। जब मैं आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जा रहा हूं इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की, आप वहां पे एक डिफेंस सेटअप कर सकते हैं। आप वहां पे ये प्लीड कर सकते हैं कि साहब ठीक है, ये जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा ऑब्लिगेशन है, लेकिन बात 60 की हुई थी, लिखा 80 है। आप अगर एविडेंसेस देके इस बात को प्रूफ करेंगे कोर्ट के सामने, तो कोर्ट पहले रेक्टिफिकेशन करेगा, इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन भी करेगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट तो करेगा मेरे फेवर में, लेकिन विद दी वेरिएशन करेगा जो आपने प्रूफ किया है। डिफेंडेंट ने जो वेरिएशन, ये जो फीस का वेरिएशन अगर आपने प्रूफ कर दिया है, तो कोर्ट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट तो करेगा, लेकिन विद दैट वेरिएशन मैं एंटाइटल्ड हूंगा 60,000 के लिए। ये हम ऑलरेडी 18 में भी पढ़ चुके हैं, यहां भी लिखा है। तो देखिए, या तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सीधे सीधे कि भैया इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई होना चाहिए, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सिर्फ रेक्टिफाई कराने जा सकते हैं, अभी एनफोर्समेंट की बात नहीं आई। या फिर मान लीजिए मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया है, तो बीइंग अ डिफेंडेंट आप वो प्लीड कर सकते हैं, उसी में आप वो चीज प्लीड कर सकते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने गए उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पे भी आप रेक्टिफिकेशन अपना प्लीड कर सकते हैं। मैं नहीं जा रहा हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने, लेकिन आप जा रहे हैं कि साहब बात करी थी इनने, अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो अपन सेक्शन 14 में पढ़ चुके हैं कि पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं रेक्टिफिकेशन के, कि अगर मान लीजिए आप जाते हैं कोर्ट के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने और साथ में आप ये भी प्लीड करते हैं कि साहब जो ये लिखा है रियल इंटेंशन इससे अपीयर नहीं हो रहा, 80 नहीं 60 की बात हुई थी, एक तो इसको 60 किया जाए और दूसरा हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये आप प्लीड कर
सकते हैं। तो 3 तरीके से रेक्टिफिकेशन हो सकता है, या तो सीधे रेक्टिफिकेशन कराने जाओ कोर्ट के पास, या फिर मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा है, आप बीइंग अ डिफेंडेंट रेक्टिफिकेशन प्लीड कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाएं और उसी के साथ आप रेक्टिफिकेशन भी प्लीड कर दें। इस तरीके से 26 में रेक्टिफिकेशन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का। एक बात प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सेक्शन के साथ साथ ये जो 26 का प्रोविजन है, रेक्टिफिकेशन का जो प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल नहीं होता ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो अभी मैंने प्रोविजन पढ़ा आपके सामने, वहां क्लियरली लिखा है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे ही अप्लाई नहीं होता, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। दैट इज एन एक्सेप्शन टू दैट, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर देखिए आगे लिखा है बेरेट में, एंड डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, देन क्या कर सकते हैं? पहला, ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। दोनों में से कोई भी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराने का सूट फाइल कर सकते हैं, पहला जो मैंने अभी आपको बताया। फिर लिखा है और बी, द प्लेंटिफ मे इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज एन इशू। प्लेंटिफ कोई राइट मांग रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने ब्रीच कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट का, आपके साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया पढ़ाने का कि 60,000 में बात हुई थी पढ़ाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट में मैंने 80,000 लिखवा लिया है और उसके बाद मैं अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप कोर्ट में एनफोर्स कराने जा रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आप चाह रहे हैं मुझे बाउंड करना, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे लेकिन एनफोर्समेंट मांग रहे हैं आप जाके कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट का कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऊपर एनफोर्स किया जाए, वहां पे भी आप ये प्लीड कर सकते हैं कि इसे रेक्टिफाई किया जाए उसी सूट में। यही बात बी रिफ्लेक्ट कर रहा है। द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज एन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड। उसी सूट की प्लीडिंग में आप रेक्टिफिकेशन भी प्लीड कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड, or a defendant in any such suit as is referred to in clause B may in addition to any other defense open to him ask for rectification of the instrument। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैं गया हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने इस कॉन्ट्रैक्ट का और आप उसमें डिफेंडेंट हैं, तो आप ये प्लीड कर सकते हैं कि साहब वो ठीक है जो ये कह रहे हैं, लेकिन बात 60,000 की हुई थी और लिखा 80 है, इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। आप अपने डिफेंस में ये बात भी डाल सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन इन तीनों तरीके से हो सकता है सेक्शन 26 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, इसके बाद देखिए सबसेक्शन 2 इसका, if in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention, so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith एंड फॉर वैल्यू। देखिए भाई सबसेक्शन 2 भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जैसे एक रेमेडी पढ़ी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये अलग अलग रेमेडीज हैं, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा है सेक्शन 10, वो मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट बाउंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, है ना, जो सेक्शन 14, 16 और 11 का क्लॉज 2 हमने देखा था इसी सेशन में। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तो कोर्ट बाउंड है, लेकिन ये जो रिलीफ है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कंप्लीट डिस्क्रिशन होगा। सबसेक्शन 2 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि रेक्टिफिकेशन का रिलीफ देना कंप्लीटली डिस्क्रिशन है कोर्ट का, बाउंड नहीं है कोर्ट रेक्टिफाई करने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है उससे रियल इंटेंशन पार्टीज का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस ओनली दे विल गो फॉर द रेक्टिफिकेशन। और साथ में रेक्टिफाई करते समय कोर्ट ये भी देखेगा कि इससे किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, इन दैट केस द कोर्ट में डिनाई टू गिव द रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन। जैसे हमने वो इंस्ट्रूमेंट आपने साइन तो किया है 80,000 का, भले ही आप कह रहे हैं कि हमारा इंटेंशन 60 का था और मैंने उस पे करवा लिया है 80,000 में, इसमें अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसका अगर इंटरेस्ट इंपैक्ट या अफेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से 80,000 रुपए उधार ले रखे थे, मुझे उसे 80,000 देना था,
हम दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सहमति से हमने ये मेंशन कर दिया कि वो जो 80,000 फीस है आप मुझे नहीं देंगे, उस थर्ड पर्सन को देंगे, उसका डेट डिस्चार्ज करने के लिए या कुछ काम करने के लिए। अब यहाँ एक थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है। ऐसे केसेस में अगर एडवर्सली इंपैक्ट हो रहा है उस थर्ड पर्सन का राइट, ऐसे केसेस में कोर्ट मे नॉट गिव यू द रेमेडी ऑफ रेक्टिफिकेशन। ठीक, इसके बाद देखिए थर्ड, a contract in writing may first be rectified and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced। देखिए, अगर किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए पार्टी कोर्ट गई है और डिफेंडेंट वहां प्लीड करता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर बीइंग अ प्लेंटिफ मैं खुद गया हूं कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक एनफोर्स कराने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, और मैं ये प्लीड करता हूं कि साहब इसमें रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, इस इंस्ट्रूमेंट में जो रियल इंटेंशन था वो आ नहीं रहा है, इसमें रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है। ऐसे केसेस में भी पहले वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई करवाया जाएगा, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी जाएगी। ऐसी ही बात 18 में लिखी थी, लेकिन 18 थोड़ा सा नैरो है, वो सिर्फ डिफेंडेंट को अधिकार देता है रेक्टिफाई कराने का इंस्ट्रूमेंट को, और जो सेक्शन 26 है, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 18 एंड 26। 18 सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को अधिकार देता है रेक्टिफाई कराने का, वेयरएज 26 दोनों पार्टीज को यह अधिकार देता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करवा सकते हैं। ठीक, तो जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें पहले रेक्टिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करी जाएगी। इसके बाद देखिए 4, सबसेक्शन 4, नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। जब तक आपने रेक्टिफिकेशन एक्सप्रेसली क्लेम नहीं किया है तब तक रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने सिर्फ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट मांगा है कोर्ट से, तो कोर्ट सिर्फ एनफोर्समेंट देगा, उस केस में रेक्टिफिकेशन वो खुद से नहीं देगा, आपकी प्लीडिंग में, प्लेंट में मेंशन होना चाहिए, या रिटर्न स्टेटमेंट में अगर आप बीइंग अ डिफेंडेंट क्लेम कर रहे हैं तो वहां ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आप रेक्टिफिकेशन की का रिलीफ भी चाहते हैं कोर्ट से, कोर्ट तभी वो रिलीफ देगा। और प्रोवाइजो, जो बाकी के प्रोविजंस भी अपन ने पढ़े, उनमें जो प्रोवाइजो है, सिमिलर प्रोवाइजो इधर है कि अगर आपने ओरिजिनल प्लेंट में रिलीफ क्लेम नहीं किया है तो बाद में प्लीडिंग्स को अमेंड करके भी आप ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिलीफ क्लेम करना है एक्सप्रेसली तभी मिलेगा। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 26 दोनों पार्टी को अधिकार देता है, रेक्टिफिकेशन मांग सकते हैं कोर्ट से, एकमात्र सेक्शन इसमें डील करता है, एंड आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोले तो इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है इधर? इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। विल लिख के आपने किसी को दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। जैसे कंपनीज के केस में होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक वेक, ये सारी चीज। तो बेसिकली चैप्टर 3 डील्स विद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन मतलब उसमें कुछ सुधार किया जाना है। ये भी कब होगा? करना कुछ और चाहते थे, लिखा कुछ और गया है। Now how it is different from 18, 26? How 26 is different from 18? 18 में आप एक्चुअली रेक्टिफिकेशन नहीं करवाने जाते हैं, 18 में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने जाते हैं। हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल जाती है, बट सब्जेक्ट टू दैट वेरिएशन मिलती है आपको वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट तो कर देता है कोर्ट, बट विद दी वेरिएशन करता है। वहां आप रेक्टिफाई नहीं कराते इंस्ट्रूमेंट। यहां आप किस चीज के लिए आ रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराने। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में आपने ये चीज रियलाइज करी कि यार इसमें तो गलत लिखा गया है, तो उस गलत
जो कॉन्ट्रैक्ट में गलत टर्म्स लिखा गए हैं उनको सुधार के लिए आप कोर्ट में एक सूट फाइल कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई। तो स्पेसिफिकली भी आप सूट फाइल कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई राइट अगर आप क्लेम कर रहे हैं उस समय साथ में एक एडिशनल रिलीफ आप मांग सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का करेक्शन भी। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका कहना बाद में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करती है, आप उसको एनफोर्स कराने जाते हैं, तो वहां पे भी आप ये बोल सकते हैं कि साहब एनफोर्समेंट तो एक रिलीफ चाहिए ही हमें, साथ में करेक्शन भी चाहिए क्योंकि बात कुछ और हुई थी और लिखा कुछ और गया था, तो साथ में भी आप इस रिलीफ को मांग सकते हैं। देखिए 26 पढ़ते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड when through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing, not being the articles of association of a company to which Companies Act, अब 2013 हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज। किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो होता है उस पे अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट पे ये अप्लाई होगा। So when through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing does not express their real intention, जो राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है वो रियल इंटेंशन पार्टीज का एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, रियल इंटेंशन कुछ और था, लिखा कुछ और गया है, their real intention, then ए क्या है? Either party or his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified। तो दोनों पार्टी में से जो भी इस बात को रियलाइज कर लेता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ और लिखा गया है, इंटेंशन हमारा कुछ और करने का था और इंस्ट्रूमेंट में लिखा कुछ और गया है, रियल इंटेंशन पार्टीज का एक्सप्रेस नहीं हो रहा। मोबाइल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था, इंटेंशन था 50,000, लिखा गया 20,000, रेक्टिफाई करा सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट था, सेल डीड थी, सेल डीड ही थी जिससे कन्वे हो रही थी प्रॉपर्टी, देना था ग्राउंड फ्लोर, उसमें लिखा गया फर्स्ट फ्लोर, या पूरी बिल्डिंग लिखा गई 3 फ्लोर की, इसको रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने का सूट आप एडिशनली फाइल कर सकते हैं, सीधे आप इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने का सूट फाइल कर सकती है कोई भी पार्टी दोनों में से या उनके रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद देखिए बी, द प्लेंटिफ में इन एनी सूट in which any right arising under the instrument is an issue, claim in his pleading that the instrument be rectified। प्लेंटिफ जब कोई सूट फाइल कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी राइट क्लेम करने के लिए, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का किसी ने ब्रीच कर दिया, अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए गए हैं, मान लीजिए डैमेज मांगने गए हैं, मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने गए हैं, लेकिन वहां पे लिखा भी गलत गया था इंस्ट्रूमेंट में। मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए जो है ये अपना मोबाइल फोन देगा बी को, ठीक है, ये मोबाइल देगा और बी बदले में देगा 10,000 रुपए, ये लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट में, लिखा क्या है 10,000, जबकि बात दोनों की जो हुई थी, दोनों का जो इंटेंशन था दैट वाज 20 के, 20,000 रुपए होना था, बट म्यूचुअल मिस्टेक के कारण क्या हो गया, या इसने फ्रॉड से क्या लिखवा लिया, इंस्ट्रूमेंट में 10 लिखवा लिया, इसने परफॉर्म भी नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। अब ए जब कोर्ट के पास जाएगा बीइंग अ प्लेंटिफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने गया है, डैमेज मांगने गया है, इनकेस वो रेक्टिफिकेशन का सूट स्पेसिफिकली फाइल नहीं कर रहा, वो किस चीज का सूट फाइल कर रहा है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कर रहा है, तो वहां पे भी वो रिलीफ भी मांगेगा जो उसको मांगना है ब्रीच के केस में, या मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगना, डैमेज मांगना, व्हाटएवर, वो भी मांगेगा, अपना राइट भी क्लेम करेगा, साथ में वो एक रिलीफ और मांग सकता है कोर्ट में, क्या, रेक्टिफिकेशन। साहब इंटेंशन प्रूफ तो करना पड़ेगा कोर्ट में, एक को प्रूफ तो करना पड़ेगा कि भाई दूसरे एविडेंसेस देके एक को ये प्रूफ तो करना पड़ेगा कि 10 की नहीं 20,000 की बात हुई थी, और साथ में वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने का रिलीफ भी मांग सकता है, वो दूसरा कोई राइट भी मांग सकता है उस इंस्ट्रूमेंट से, साथ में ही वो एक और एडिशनल रिलीफ मांग सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑल्सो। इसके बाद सी देखिए, अ डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी
may in addition to any other defense upon open to him ask for rectification of सेम सूट में डिफेंडेंट भी रेक्टिफिकेशन करा सकता है। जैसे मान लीजिए ए के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, मान लीजिए इस सूट में मोबाइल देना था ए को, बी को देना था मोबाइल, बदले में बात हुई थी 10,000 रुपए के कंसिडरेशन की। अब मान लीजिए बी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, ए उसके अगेंस्ट कोर्ट गया। बी कौन है? सेम केस में बी कौन हो गया? अब डिफेंडेंट हो गया। इसका कहना है साहब सैमसंग के मोबाइल की बात हुई थी और ए जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, इससे जो 10,000 रुपए वो मांग रहा है, मोबाइल दे रहा है रियलमी का, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रियलमी ही है। लेकिन उसका बी का क्या कंटेंशन है? बी का यहां पे कहना है कि साहब बात तो हुई थी सैमसंग के फोन की, इसने फ्रॉड से या बाय मिस्टेक वो रियलमी लिखा गया। तो डिफेंडेंट भी अपना कोई डिफेंस जो क्लेम कर रहा है, साथ में एक एडिशनल रिलीफ मांग सकता है, क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो अपने बाकी डिफेंसेस भी क्लेम करेगा, साथ में रेक्टिफिकेशन। तो कंक्लूजन क्या है इस चीज का? बात यह है कि ये जो ए बी सी क्लॉजेस हैं, ये बस आपको ये बता रहे हैं कि कौन रेक्टिफिकेशन किस सूट कैसे मांग सकता है। तो दोनों में से कोई भी पार्टी एक सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन का, या फिर प्लेंटिफ किसी सूट में है जो अपना कोई राइट क्लेम कर रहा है आउट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, वो भी साथ में रेक्टिफिकेशन मांग सकता है। या किसी इंस्ट्रूमेंट से जब प्लेंटिफ अपना राइट क्लेम कर रहा है, अगर डिफेंडेंट को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है इंस्ट्रूमेंट में और वो रेक्टिफाई होना चाहिए, तो डिफेंडेंट भी अपना रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकता है। सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, वो उसी सूट में रेक्टिफिकेशन की भी बात कर सकता है। ठीक, ये है एबीसी। इसके बाद सबसेक्शन 2 देखिए। If in any suit in which a contract or other instrument is sought to be rectified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion, ये discretion है court का, the court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third persons in good faith and for value। अब देखिए, यह जो ऊपर सबसेक्शन 1 में हमने बात की कि दोनों में से कोई भी पार्टी इस चीज का सूट फाइल कर सकती है कि एक्चुअल इंटेंशन हमारा कुछ और था और इंस्ट्रूमेंट में कुछ और लिखा गया है। या मान लीजिए किसी राइट को क्लेम करने के लिए उसने सूट फाइल किया है, वो भी रेक्टिफिकेशन मांग सकता है। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सूट फाइल करता है अपना राइट क्लेम करने के लिए, तो जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, जो डिफेंडेंट, अगर उसको लगता है कि इंटेंशन कुछ और था और लिखा कुछ और गया है, तो वो भी मांग सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का रिलीफ। वो मांग तो सकता है, और लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है रेक्टिफिकेशन देना। कोर्ट किस बात का ध्यान रखेगा? एक चीज यहां लिखिए, कब नहीं देना है आपको रेक्टिफिकेशन, कब नहीं करना है? जब किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहा हो, थर्ड पार्टी का राइट अगर क्रिएट हो गया है, उस केस में रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जहां किसी थर्ड पार्टी का, एक बार इसको देखिए जो यहां लिखा है, इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज sought to be rectified under subsection 1, the court finds that the instrument through fraud or mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct rectification of the instrument so as to express that intention। उसके बाद जो लास्ट लाइन है, so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third persons in good faith and for value। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप। देखिए, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए अपनी एक प्रॉपर्टी, ए एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है बी से। बी के पास एक है क्या? प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर है, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर एंड दैट इज द ग्राउंड फ्लोर। ठीक, ए ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है किससे? बी से। अब ए ने क्या किया? बात क्या हुई थी? प्रॉपर्टी ए जो कि खरीद रहा है इस प्रॉपर्टी को, बात हुई थी ग्राउंड फ्लोर की। बी का जो इंटेंशन था इसमें कन्वे करने का, वो किस चीज का था? ग्राउंड फ्लोर का। पार्टीज क्या इंटेंशन था? ग्राउंड फ्लोर सेल होना है, बात उसकी हुई थी।
बी ने लेकिन बाय फ्रॉड लिखवा क्या लिया इंस्ट्रूमेंट में, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये राइट कन्वे हो रहा है, सेल डीड जो है, उसमें बी ने फ्रॉड से लिखवा लिया पूरी बिल्डिंग, फ्लोर स्किप मार दिया उसने, पूरी बिल्डिंग लिखवा ली बी ने ए से। अब इसके बाद होता यह है कि बी जब ये प्रॉपर्टी, अच्छा सॉरी, बी बेच रहा था क्या? अच्छा, आई एम रियली सॉरी। देखो, बी की प्रॉपर्टी है जो ए खरीद रहा है और ए ने ये फ्रॉड किया, ठीक है, ए ने ये फ्रॉड किया है। ए ने क्या करा, बेचना तो बी को ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन ए ने अपनी चालाकी से जो डीड ड्राफ्ट हुई, जो सेल्स डीड जो ड्राफ्ट हुई, इसमें इस भाई ने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर दोनों लिखवा लिए और साइन करवा लिए, इंस्ट्रूमेंट में दोनों कन्वे करवा लिए। उसके बाद बी, सॉरी, ए क्या करता है, ए जाता है सी के पास, एक थर्ड पर्सन, उसको वो ये फर्स्ट फ्लोर बेच देता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। बी को तो पता ही नहीं है इस सब के बारे में, क्योंकि बी ने क्या सोचा था, पार्टी का इंटेंशन क्या था, ए और बी के जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रॉपर्टी सेल करने का, दोनों का इंटेंशन किस चीज को सेल करने का था, ओनली दी ग्राउंड फ्लोर। बट ए ने अपनी चालाकी से बी से क्या कन्वे करा लिया, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दोनों, ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी। और उसके बाद ए ने सी को फर्स्ट फ्लोर बेच दिया एंड सी इज अनअवेयर ऑफ दिस, कि ऐसा कुछ इन दोनों के बीच चला है। सी इज अनअवेयर ऑफ दिस, गुड फेथ में इस बंदे ने खरीदा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो उसके पास इसी चीज का है ना, से अब गुड फेथ क्या है, ड्यू केयर। भाई सी ने अपनी तरफ से ड्यू केयर की, उसने टाइटल चेक किया कि जो मेरे को बेच रहा है, ए मेरे को जब प्रॉपर्टी बेचने आया है, उसने टाइटल वाइटल चेक किया कि ये एक्चुअली एंटाइटल्ड है भी कि नहीं बेचने के लिए, वो तो सब था, सेल डीड तो थी उसके पास, क्यों, तो उसने बेच दिया उठा के। गुड फेथ प्लस वैल्यू, वैल्यू मतलब कंसिडरेशन, गिफ्ट विफ्ट नहीं होना चाहिए, ये गिफ्ट विफ्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी, द ट्रांसफर शुड बी फॉर कंसिडरेशन। सी ने पैसा भी दिया है उस फ्लोर को खरीदने का, और ए से सी ने फर्स्ट फ्लोर खरीद लिया। जब बी को यह बात पता चलती है कि इसने सेल डीड में क्या करवा लिया है, दोनों, अब ये बंदा जाता है कोर्ट के पास क्या करने, रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 26 का सूट फाइल करता है कि इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई कराना है साहब को, हमने गलती से क्या इंटेंशन क्या था, ग्राउंड फ्लोर का, लेकिन बाय फ्रॉड इसने क्या लिखवा लिया हमसे, दोनों फ्लोर लिखवा लिया। अब कोर्ट को अगर रेक्टिफाई करना है इस इंस्ट्रूमेंट को, सो द कोर्ट हैज टू कंसीडर कि किसी थर्ड पार्टी का राइट तो इंपैक्ट नहीं होगा, इससे किसी ऐसे व्यक्ति का राइट तो इंपैक्ट नहीं होगा जिसने गुड फेथ में फॉर वैल्यू इंटरेस्ट क्रिएट करवा लिया हो इस प्रॉपर्टी। तो यहां पे कोर्ट क्या इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करेगा, इस सेल डीड को बी के कहने पे, बी के सूट फाइल करने पे, क्या कोर्ट इस केस में इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करेगा, बताइए। बी अगर सूट फाइल कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराने का, कि बात तो ग्राउंड फ्लोर की थी, इंटेंशन क्या था, ग्राउंड फ्लोर बेचने का था, लेकिन लिखवा क्या लिया उसने, ए ने ग्राउंड प्लस प्लस फर्स्ट दोनों फ्लोर लिखवा लिए, और जाके तीसरे व्यक्ति को एक फ्लोर बेच भी दिया उसने पैसे भी दे दिए हैं, क्योंकि कंसीडरेशन के लिए था और गुड फेथ में सारा काम किया। अब आप बताइए, क्या इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने का ऑर्डर देगा कोर्ट कि कर दो रेक्टिफाई? क्या भाई, क्या पढ़ा, क्या अभी क्या बता रहा हूँ इतनी देर से, नशे करके आए हो क्या है? दिन में ही? कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम लोग? भाई थर्ड पार्टी का राइट इम्पैक्ट हो रहा है ना, जिसने, हाँ हाँ, हम्म हम्म। एक मिनट, क्या डाउट है तुम्हारा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेके डाउट है? कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहा है? सी क्लेम करता है। यहां बी का राइट खत्म हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में तो वही चीज है, अब आप रेक्टिफाई नहीं करा सकते।
आपको समय से जागना चाहिए था ना। अगर आपको लगा था कि गलत चीज हो गई है, इंस्ट्रूमेंट में आपने दोनों फ्लोर कन्वे कर दिए हैं, तो आपकी गलती किसकी है? बी की गलती है ना। भुगतेगा कौन? सी क्यों भुगतेगा? उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ, अगर मान लीजिए यहां सी को ये बात पता थी ऑलरेडी, सी को ऑलरेडी पता था कि इसने फ्रॉड से ली है प्रॉपर्टीज और फिर इसने खरीदी है प्रॉपर्टी, इन दैट केस इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई हो जाएगा और उसका राइट स्टिल रहेगा बी का, क्योंकि इसने गुड फेथ में वो काम नहीं किया। ये बात क्लियरली लिखी है। लेकिन अगर गुड फेथ में इसने खरीदा है तो इस गरीब की कोई गलती नहीं है। अब इसकी कोई गलती नहीं है, इसको तो प्रॉपर्टी की पोजेशन दिला दी जाएगी फर्स्ट फ्लोर की, वो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग लेगा। फिर इसका क्या? जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी भी गलती तो खैर है, लेकिन हुआ तो फ्रॉड है उसके साथ, तो इसको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे ना भाई, कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे ना। फ्रॉड किया है तो टॉर्ट में कॉम्पनसेशन मिलता है ना। सेक्शन 17 जब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ते हैं, 17 और 18 में बेसिक डिफरेंस क्या है? 17 बात करता है फ्रॉड की, 18 बात करता है मिसरिप्रेजेंटेशन की। दोनों में बात यह है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है दूसरी पार्टी को। एक में इंटेंशन होता है डिसीव करने का 17 में, 18 में आपका इंटेंशन नहीं होता क्योंकि आपको खुद सच्चाई नहीं पता होती, दैट्स मिसरिप्रेजेंटेशन। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट में तो सेम ही रेमेडी है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो डिफरेंस कहां आता है? टॉर्ट में फ्रॉड का सूट फाइल होगा, अगर अगर फ्रॉड है तो टॉर्ट में सूट फाइल हो सकता है कॉम्पनसेशन का, डैमेज मांग सकती है दूसरी पार्टी। तो कॉम्पनसेशन तो भी लेगा ना, अगर इसने फ्रॉड करके अग्रीमेंट पे साइन क्या करवाया है लिख के कि फर्स्ट फ्लोर भी बेचा जाएगा, ये फ्रॉड अगर ए ने किया है तो बी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा बी को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरी व्यक्ति का राइट इधर पे क्रिएट हो गया। अब आप इंस्ट्रूमेंट को भी रेक्टिफाई करवा नहीं पाओगे, क्योंकि अब क्या हुआ है, एक तीसरे बोनाफाइड थर्ड पार्टी का राइट इधर पे या इंटरेस्ट इधर पे क्रिएट हो गया है। इसलिए अब ये रेक्टिफिकेशन कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए डिस्क्रेशन है कोर्ट का कि वो रेक्टिफाई करेगा या नहीं। आपका हक नहीं है कि आप आए हैं तो रेक्टिफिकेशन करेगा ही कोर्ट, ये आपका हक नहीं है, ये डिस्क्रेशन है कोर्ट का। एंड द कोर्ट विल कंसीडर कि इस रेक्टिफिकेशन से कहीं किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट तो इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गरीब की कोई गलती नहीं है ना इस पूरे कार्यक्रम में। भाई उसने तो सेल डीड चेक करी और उसने खरीद ली प्रॉपर्टी। अब इसने उसके साथ क्या किया था उससे इसका कोई लेना देना नहीं ना सी का, तो उसका राइट भी तो प्रोटेक्ट करना है हमें। हाँ, बी का भी राइट प्रोटेक्ट होगा तो उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, जो भी कॉम्पनसेशन। ठीक। अमित कह रहा है सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है उसका कॉन्ट्ररी कोई प्रूफ कैसे करेगा? उसके लिए बेटा एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे अपन अमित अभी। कोई चीज कैसे प्रूफ करी जाएगी उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील थोड़ी करता है, उसको एविडेंस एक्ट डील करता है। अभी पढ़ेंगे 91 अपन पढ़ने वाले हैं एविडेंस में जल्दी। वहां ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं कि रिटर्न में कुछ और था और ओरल एविडेंस दिए जा रहे हैं दूसरी बातों के। तो वही जो रूल ऑफ एविडेंस में अपन जो पढ़ेंगे ना जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एक्ट अपन पढ़ेंगे, बेस्ट एविडेंस के जो रूल पढ़ेंगे, तो बेस्ट एविडेंस तो डॉक्यूमेंट ही होता है, बट स्टिल दूसरे एविडेंसेस के थ्रू वो बात प्रूफ करी जा सकती है। भाई देखिए, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वर्बली आपने कुछ और अग्री कर लिया, ये तो होता ही है ना। अब वो जो वर्बल अग्रीमेंट हुआ है वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हुआ है, वो आके कोर्ट में गवाही दे देगा कि हाँ साहब इन दोनों के बीच में वर्बल अग्रीमेंट हुआ था, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। और क्या भाई, थर्ड पार्टी जिसके सामने उन्होंने दूसरी चीज अग्री करी है ओरली, वो विटनेस आके बता देगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या डिजिटल रिकॉर्ड भी एक्सेप्टेबल हैं। राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा था, फोन पे बात हुई तो दोनों ने अग्री कर लिया कि चलो ठीक है लिखा वो है बट करेंगे ये, तो आप वहां पे रिकॉर्डिंग दिखा के ये बात करवा लेंगे, है कि नहीं। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था, सामने वाली पार्टी ने मेल में चीजें रेक्टिफाई कर ली थी, दोनों ने अग्री भी कर लिया था, तो वो मेल की कॉपी दिखा देंगे कि साहब ये जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट लाया है इसमें वेरिएशन ऑलरेडी हो चुके थे और दोनों पार्टी ने इस पर अग्री किया था, मेल पे सैंक्शन है दूसरी पार्टी।
बहुत तरीके हैं जिससे प्रूफ किया जा सकता है वेरिएशन। इसके बाद देखिए थर्ड सबसेक्शन 3, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेक्टिफाइड and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading, the court thinks fit may be specifically enforced। तो जब भी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आएगा, स्पेसिफिकली एनफोर्स कराने के लिए आता है, अगर उसने सूट फाइल किया है रेक्टिफिकेशन का और साथ में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग रहा है, तो पहले क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई होगा, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाएगा। इसका पर्पस क्या है कि पहले इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन कराया जाएगा, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ताकि बाद में आप कोर्ट के पास फिर ना आए। कोर्ट खाली थोड़ी बैठा है यही करने के लिए, भाई ठीक है आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिला रहे हैं, होना है तो आप इंस्ट्रूमेंट को भी रेक्टिफाई कर लीजिए, कल को फिर कोई बवाल नहीं चाहिए। सेम चीज, पहले गलती हो गई, इंटेंशन कुछ और था, इंस्ट्रूमेंट में लिखा कुछ और गया, आज आप कोर्ट आ गए हैं तो पहले इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ले लीजिए, ताकि बाद में ये लफड़े फिर दोबारा अराइज ना हो। 4 देखिए, नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। रेक्टिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करते रेक्टिफिकेशन। आपको स्पेसिफिकली अपनी प्लीडिंग्स में, प्लेंट में क्लेम करना पड़ेगा, या डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट में ये बात क्लेम करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली। अभी हमने जो सबसेक्शन 1 पढ़ा, उसका जो बी और सी पढ़ा, उसमें प्लेंटिव भी रेक्टिफिकेशन मांग सकता है, डिफेंडेंट भी। ए भी कहता है दोनों में से कोई पार्टी सिर्फ रेक्टिफिकेशन का सूट फाइल कर सकती है, तो उसमें तो वो मेंशन करेंगे क्योंकि वो तो रेक्टिफिकेशन का ही सूट लेके आए हैं। इसके अलावा अगर प्लेंटिफ अपना कोई राइट मांगने आया है और वो चाहता है कि इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई हो, तो प्लीडिंग में लिखा हो कि रेक्टिफिकेशन भी करवाना है, तभी ग्रांट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेम इज विद डिफेंडेंट। हाँ, लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर ओरिजिनल प्लीडिंग में आप लिखना भूल गए थे तो आप प्लीडिंग्स अमेंड कर सकते हैं, आपको कोर्ट परमिशन देगा प्लीडिंग्स अमेंड करने की। प्रोवाइजो में लिखा है, provided that where a party has not claimed any such relief in his pleading, the court shall at any stage of the proceeding will allow him to amend the pleading on such terms as may be just for including such claim। मान लीजिए पहले तो उसने एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही सूट फाइल किया था, क्लेम करने के, राइट क्लेम करने के लिए सूट फाइल किया था, बाद में रियलाइज हुआ जब एविडेंस में वो इंस्ट्रूमेंट लाया गया कि लिखा कुछ और है, तुम बोल कुछ और रहे हो, वहां पे वो चाहता है कि साहब रेक्टिफाई भी करवा दो इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर उससे क्या करवाया जाएगा, प्लीडिंग्स को अमेंड। प्लेंट अमेंड होती है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पढ़ा है सीपीसी में, कहाँ होता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ऑर्डर 6 रूल 70। और कोर्ट अलाउ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहां लिखा है द कोर्ट शैल अलाउ, क्या लिखा है इधर, द कोर्ट शैल, इस केस में करना ही है। प्रिवेल कौन सा करेगा, एसआरए की सीपीसी? सीपीसी डिस्क्रिप्शन की बात करता है या मैंडेटरी बात कर रहा है, कौन सा प्रिवेल करेगा? क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, सीपीसी इज अ जनरल लॉ, स्पेशल लॉ का प्रोविजन हमेशा प्रिवेल करता है, सो एसआरए विल प्रिवेल ओवर सीपीसी। और इस केस में मैंडेटरीली परमिशन देनी पड़ेगी कोर्ट को अमेंडमेंट करने की, कि उसने अगर प्लेंट में ये रिलीफ मांगना भूल गया इनिशियली रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, तो बाद में उसको ये परमिशन दी जाएगी। ठीक, पहले इधर की चीजें जैसे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एमपी के सिलेबस में नहीं था। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले एमपी के सिलेबस में नहीं था, बट बाद में उस चीज को हटा दिया गया, पूरा एसआरए आता है, और बाकी स्टेट्स में तो हमेशा से ही पूरा एसआरए आता है। ये था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेरे ख्याल समझ में आ गया आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ हाँ। पता है अगर उसे, हाँ 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 बिल्कुल, तब तो उसी का राइट है, तब तो थर्ड पार्टी का राइट नहीं है। ये चीज आप टीपीए में भी पढ़ोगे, टीपीए में भी हर जगह लिखा है बोनाफाइड परचेजर, जो तीसरा वाले व्यक्ति का राइट प्रोटेक्ट टीपीए ने भी जहां किया है वहां ये है बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड का मतलब आपने गुड फेथ में काम किया हो, अदरवाइज नहीं। वो तो यहां भी लिखा है ना गुड फेथ। अगर उसको पता है कि ये कार्यक्रम इनका था, फ्रॉड रॉड था, तब फिर आप देखो, बहुत ही सिंपल फिनोमेना है लॉ का। इफ यू आर कमिंग टू द कोर्ट फॉर रिलीफ, यू मस्ट कम विथ
क्लीन हैंड्स। आप खुद अगर कुछ 19-20 करके आए हैं तो फिर आपको रिलीफ कोर्ट नहीं देगा। तो आपको ऑलरेडी अगर जानकारी थी तो आपको वो रिलीफ नहीं, ये हर जगह है, मतलब ये सारे में भी इसलिए क्लियरली लिखा है कि वो परचेजर वैल्यू वाला होना चाहिए, कंसीडरेशन वाला, और यही सेम चीज आपको टीपीए के हर प्रोविजन में मिलेगा। बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए, फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए, तभी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है, अदरवाइज नहीं। जैसे लिस्पेंडेंस सस्पेंडेंस भी आप टीपीए में देखते हैं सब जगह की, वो जो ट्रांसफर हुए वैलिड नहीं होते। अगर कहीं वैलिडेशन दिया गया फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर वगैरह के केस में, कहीं भी अगर वैलिडेशन दिया गया है थर्ड पार्टी वाले ट्रांजैक्शन को अगर कंसीडर किया गया है, तो शर्त यह है कि वो बोनाफाइड परचेजर होना चाहिए और फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। फ्री वालों को ये सब बेनिफिट नहीं है, फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। इसलिए यहां भी क्लियर लिखा है फॉर वैल्यू, पैसे में इंटरेस्ट खरीदा हो उसने तभी है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट इज 18 प्लस 26। 18 किस चीज की बात कर रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगने गए, डिफेंडेंट कुछ वेरिएशन क्लेम कर रहा है, वहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं करा रहे आप इंस्ट्रूमेंट का, वो वेरिएशन क्लेम कर रहा है, विद वेरिएशन कोड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे देगा। आप उसी सूट में हो सकता है डिफेंडेंट क्लेम कर दे रेक्टिफिकेशन। जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया, अभी मैंने बताया ना 26 का जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है, और जो सी में यही तो बताया कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट राइट क्लेम किया गया है, अगर वो भी रेक्टिफिकेशन कराना चाहता है तो वहीं ऐड कर सकता है। तो वो खुद अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये चीज भी, ये रिलीफ भी मांग सकता है कि साहब इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई भी करवा दीजिए, क्योंकि एक्चुअल इंटेंशन कुछ और था और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मिलेगा क्या, वही जो एक्चुअल इंटेंशन पार्टी का था। बट हाँ, प्रूफ करने की बात है, प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है।